हेलो मेरे 10th क्लास वाले प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा एंड वेलकम टू पार्ट 2 एक्सीलेंस। दिस इज योर पार्ट 2 10th क्लास एक्सीलेंस। नाउ आई एम बैक विद अनदर चैप्टर दैट इज आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है इस चैप्टर के क्वेश्चंस को आंसर करना, बट हम इसे इस क्लास में बहुत इजी वे में कवर करने वाले। सबसे पहली बात, चैप्टर का मतलब भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये चैप्टर ही एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। मींस आपसे ये पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। आउटकम्स का मतलब क्या है कि जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम अपनी उस डेमोक्रेटिक सरकार से किस तरीके के आउटकम्स एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब अगर आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी हो तो वहां के लोगों की कंडीशन कैसी हो। क्या वहां पर डेमोक्रेसी होने की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्या डेमोक्रेसी कहीं पर है तो वहां पर हर तरीके की गरीबी खत्म हो जानी चाहिए, इनइक्वालिटी खत्म हो जानी चाहिए। क्या सब अच्छे दिन वाली ही बातें होंगी, या फिर कहीं कहीं एरियाज पर डेमोक्रेसी सब कुछ अच्छा नहीं कर सकती। यही आउटकम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये समझने से पहले कि डेमोक्रेसी के आउटकम क्या है, हमें उसे अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करना होगा, दैट इज नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये बनता है कि क्या डिफरेंस है आपका डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में। तो जल्दी से समराइज कर लेते हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ाई होगा। यहाँ पर डिस्कशंस कर रहे हैं कुछ लोग। अब जल्दी से सोच के बताइए, ऐसी कौन सी सरकार होती है जहां पर डिस्कशन और डिबेट, नेगोशिएशंस ऐसी चीजों के मायने होते हैं, यानी कि जहां पर सरकार आपको डिस्कस करके कोई फैसला लेने दे। सीधी सी बात है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ही होता है। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसके ऊपर बेस्ड होती है? बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन, डिस्कशंस और नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब है बातचीत करके किसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, डायरेक्टली नहीं पहुंचेंगे। ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर कोई डिस्कशन नहीं होता, कोई आपसे बातचीत नहीं की जाती और कोई नेगोशिएशन नहीं होती। मतलब जो उस टाइम पे किंग है उसने जो फैसला ले लिया वही फाइनल फैसला कंसीडर किया जाता है। ओके, अनदर थिंग इज, इन केस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो पब्लिक का ओपिनियन है उसको कंसीडर किया जाता है। आप लोगों से, पब्लिक से बहुत बार डेमोक्रेटिक सरकार में पूछा जाता है कि क्या ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप अपनी राय बताएं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपका किसके अंदर? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर। नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर नो गवर्नमेंट केयर अबाउट द ओपिनियन ऑफ पब्लिक। गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ी होती है पब्लिक का क्या ओपिनियन है, अच्छा लगता है उसे, बुरा लगता है, जो लगे जैसा लगे। ठीक है। अच्छा, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हर फैसले में बहुत सोच समझ के फैसला लेती है, बहुत ज्यादा टाइम लगाती है और फिर किसी फैसले पर पहुंचती है। तो जब वो बहुत सोच समझ के फैसला लेती है, सोच समझ के फैसले का मतलब क्या है? बहुत से लोगों से डिस्कस करके फैसला लेती है। अब पार्लियामेंट में लोग बहुत सारे बैठते हैं, वो सारे के सारे से डिस्कशंस होती है, फिर किसी हम फैसले पर पहुंचते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जब फैसला बहुत से लोगों से डिस्कशन करके लिया जाता है तो उस फैसले को लेने में वक्त तो लगता है, पर वो जो फैसला होता है वो एक अच्छा फैसला निकल के आता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डिसीजंस लेने में कई बार डिले यानी देरी देखने को मिलती है, बट जो डिसीजंस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? इफेक्टिव डिसीजंस होते हैं। इफेक्टिव मतलब अच्छे डिसीजंस होंगे। तो बहुत सोच के डिसाइड किया है बट अच्छा फैसला किया है, ये हमें कहां देखने को मिलता है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट बहुत क्विक डिसीजन लेती है, जल्दी से फैसला लेता है, क्योंकि एक ही इंसान को लेना होता है, राजा को, तो वो जल्दी से फैसला लेता है। और वो फैसला मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं उस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनके बारे में सोचकर फैसला नहीं लिया गया होता। तो जल्दी का काम शैतान का होता है। तो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जल्दी जल्दी फैसले लिए जाते हो, बट वो जल्दी जो लिए जाने वाले फैसले हैं वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होते। ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है आपका डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, वो है आपका जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां एक बार जो फैसला ले लिया उसको बदलने का कोई स्कोप नहीं है। राजा के मन में है तो बदलेगा, अदरवाइज देयर इज नो रूम फॉर द चेंज ऑफ डिसीजन। जो फैसला ले लिया गया वही फाइनल फैसला कंसीडर किया जाता है। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हमेशा एक रूम होता है, यानी एक स्पेस होता है कि अगर फैसला आपको पसंद नहीं आया है तो उस फैसले को फिर से बदला भी जा सकता है। जैसे कि हमने किसान आंदोलन के वक्त देखा, किसानों को सरकार का फैसला पसंद नहीं आया था, कानून पसंद नहीं आए थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और सरकार ने भी एक टाइम के बाद उनकी बात समझी और अपने फैसले को वापस लिया। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ही देखने को मिलेगा।
उसके बाद हम बात करते हैं राइट्स की। तो आपको पता है राइट्स आपको कौन सी तरीके की गवर्नमेंट में देखने को मिलते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आपको बहुत तरीके के राइट्स प्रोवाइड करती है, जब जिस तरीके की आपकी डिमांड्स होती है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर आपको शायद हो सकता है कुछ राइट्स मिले, बट वो किसकी विल के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं? एक डिक्टेटर की मर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो चाहेगा तो आपको कुछ राइट्स देगा, अगर वो नहीं चाहेगा तो आपको किसी भी तरीके के कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है, इस पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही कवर करेंगे, बिकॉज इससे चैप्टर बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि डेमोक्रेसी क्यों एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे, तो आप ये 6 पॉइंट्स उसमें बता सकते हैं। पहला, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनती है वो कैसी गवर्नमेंट बनती है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनती है। दूसरा, आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी गवर्नमेंट होती है? रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। एंड थर्ड वन इज जो आपकी गवर्नमेंट है वो कैसी बनेगी? लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, जो रिस्पेक्ट करती है लोगों के डिफरेंसेस को, इक्वल चांस देती है सबको, और डेमोक्रेसी एक इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये 6 के 6 जितने भी पॉइंट्स है, ये देखो एक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? ओवरऑल 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये जो 6 पॉइंट्स है इनमें से कोई भी 5 विच एवर यू नो बेटर, ठीक है, उन 5 को आप एक्सप्लेन करके आएंगे। और बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि हर एक इंडिविजुअल पे या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर इंडिविजुअल पॉइंट पे पूछा गया है। इसीलिए हमें ये सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स को बहुत डिटेल में कवर करने की जरूरत है। तो सबसे पहले समझते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। अब मैंने यहाँ पर एक प्रोसीजर सा लगा रखा है, जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ बिल का, बिल आपका पार्लियामेंट के अंदर डाला, फिर पब्लिकेशन हुआ उसका, गैजेट में उसको लिखा गया, फिर उसकी पहली रीडिंग हुई, फिर वो सेलेक्ट कमेटी के पास गया, फिर सेकंड रीडिंग हुई, फिर थर्ड रीडिंग हुई, फिर बिल दूसरे हाउस के अंदर जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा और फिर कहीं जाके कानून बनेगा। अब आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हर एक काम को करने के लिए क्या होते हैं? कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, और इसका कुछ ना कुछ क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो जब सरकार के अंदर, जब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहां पे हर काम स्टेप्स को कंसीडर करके और प्रोसेस को कंसीडर करके ही किया जाता है। यानी कि सरकार के अंदर ऐसा नहीं है आप सीधा कानून नहीं बना सकते, आप ऐसा नहीं है थर्ड और सेकंड स्टेज को कैंसिल कर दो, आप नहीं कर सकते उसको, आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है, आपको पता हो कि भाई सरकार को काम करने के लिए ये स्टेप्स हैं, ये चाहिए, और आपको वो पता हो, इसका मतलब आप सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर सरकार इनमें से कोई भी स्टेप मिस करेगी तो आप सरकार को डायरेक्टली अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। अकाउंटेबल का मतलब सवाल पूछ सकते हो, आंसरेबल कर सकते हो, सरकार से बोल सकते हो कि आप मेरे को इस पे जवाब दीजिए, आपने ये वाला स्टेप मिस क्यों किया है। ठीक है, और स्टेप मिस करेंगे तो हम सरकार कोई गलत काम कर रही है या नहीं कर रही है उसका पता लगा सकते हैं। इस तरीके से लोगों का सरकार के अंदर ट्रस्ट बेटर बनता है। इसको पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट फॉलो सर्टेन प्रोसीजर फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन। गवर्नमेंट जब भी कोई फैसला लेती है उससे पहले वो एक सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो करती है, यानी सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करके ही डिसीजन लेती है, रूल मानने पड़ते हैं उसको। ठीक है, in democracy citizens are free to know if the decision was taken through the proper procedure or not, which is known as the transparency. और डेमोक्रेसी के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें कंप्लीट राइट होता है कि आप जाएं और देखें कि क्या सरकार ने जितना भी डिसीजन लिया है वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए लिया है या नहीं लिया है। अगर सरकार आपको इसे बताने को मना करे तो सरकार क्या नहीं है? ट्रांसपेरेंट नहीं है। सरकार को क्या बताना पड़ेगा? सारे जो भी स्टेप्स लिए गए हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। व्हेन गवर्नमेंट हैव टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, और डेमोक्रेसी का ये फीचर जो ट्रांसपेरेंसी का फीचर्स है, यही आपकी जो गवर्नमेंट है उसको आंसरेबल और अकाउंटेबल भी बनाने का काम करता है। जवाब दो। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखनी जब आपको अकाउंटेबल गवर्नमेंट का पॉइंट लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबल गवर्नमेंट? तो 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट,
गवर्नमेंट को रूल और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करना होता है। रूल और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करना होता है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का सारा काम ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, किसी से छुपा के नहीं किया जाता। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है तो जो सिटीजन्स है वो गवर्नमेंट से क्या कर सकती हैं, आंसर सीख कर सकती है, क्वेश्चन रेज कर सकती है, उनसे आंसर मांग सकती है, जिसकी वजह से सरकार हमेशा क्या रहेगी, अकाउंटेबल और आंसरेबल रहेगी। तो ये कुछ एक पॉइंट आपको अकाउंटेबल गवर्नमेंट में लिख के आने। नेक्स्ट है आपका रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, ये देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट का मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक सरकार के अंदर, ठीक है, जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशंस और डिबेट्स, बहुत सारी डिस्कशंस और डिबेट्स के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। ऐसे फैसले जो बहुत डिस्कशन और डिबेट्स के बाद लिए जाते हैं वो मोस्टली अक्सर लोगों को क्या होता है, एक्सेप्टेबल होते हैं, है ना, जनता को मंजूर होते हैं ऐसे फैसले जो बहुत ज्यादा डिस्कशन और डिबेट से लिए जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है, वो एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो जनता की डिमांड्स को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे। भाई जनता ने जो डिस्कशन के अंदर अपने विचार बताए थे उनके लिए गवर्नमेंट पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रही है, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो जनता की डिमांड को कंसीडर करके चलती है, तो ऐसे में हमेशा फैसले क्या लिए जाते हैं, बढ़िया लिए जाते हैं और जनता से पूछकर फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, जनता की मंजूरी से, जनता से डिस्कस करके आपने फैसला लिया। अब जब डिस्कस करके फैसला लिया है तो आपने जनता की डिमांड को कंसीडर किया है। और थर्ड पॉइंट, आपने जनता का जो भी डिसीजन लिया वो जनता को क्या होगा, मंजूर होगा, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा ही होगा। दैट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। लेजिटिमेट का मतलब होता है जायज, यानी हक से सरकार है। ठीक है, हक से बनाई गई है ये सरकार। हक से बनाई गई है सरकार का मतलब क्या है, मतलब लोगों ने वोट किया था, लोगों ने वोट किया तब पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने ज्यादा वोट अचीव करे और उसके बाद उस पार्टी ने सरकार बनाई है। तो अब जो वो पार्टी फैसले लेगी वो लोग ज्यादा से ज्यादा मानेंगे। अब एक बात बताओ, एक तो कोई भी उठ के मुंह उठा के सरकार बना ले, ठीक है, लोगों ने उनको ना चुनाव, तो ऐसी सरकार जब फैसले लेगी क्या आप उनके फैसले मान पाओगे, नहीं मान पाओगे ना। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, हम अपने नेता को चुनते हैं, फिर वो जाके सरकार बनाते हैं, और जब वो सरकार बनाते हैं तो वो एक जायज सरकार कहलाती है क्योंकि उसमें लोगों का डिसीजन सहमत होता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल। ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाती है उसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जो हक से सरकार बनाएंगे। सिटीजन उन्हीं से रूल होना चाहते हैं, सिटीजन चाहते हैं उनके ऊपर वही इंसान शासन करे जिसको उन्होंने क्या किया है, इलेक्ट किया है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट को क्या बनाती हैं, ज्यादा से ज्यादा लेजिटिमेट, ज्यादा से ज्यादा जायज बनाने का काम करती है। फोर्थ फीचर है जो आपका जो पॉइंट बेटर है डेमोक्रेसी के बारे में, वो क्या है, डेमोक्रेसी एक इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। इफेक्टिव का मतलब है कि भाई चाहे आपको वक्त ज्यादा लग जाए, रिजल्ट अच्छा है। इफेक्टिव का मतलब है रिजल्ट ओरिएंटेड। तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी डिस्कशंस की जाती है ना। तो जब डिस्कशंस की जाती है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इन डिस्कशन डिबेट्स के अंदर। तो डेमोक्रेसी के अंदर डिस्कशन और डिबेट की जाती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, जिसकी वजह से उसको कई बार, बहुत बार ऐसे नेगेटिव पेंट किया गया है डेमोक्रेसी को, अरे यार डेमोक्रेसी अच्छी नहीं होती क्योंकि इसमें तो एक फैसला लेने में इतना लंबा टाइम लगा लेते हैं, तो इनएफिशिएंट उसे बोला गया। लेकिन हम उसे इनएफिशिएंट नहीं बोलेंगे, वो एक इफेक्टिव है। क्यों, क्योंकि डिस्कशन लोग करते हैं जिसकी वजह से जो डिसीजन की क्वालिटी है वो अच्छी होकर आती है। एक तो एक इंसान फैसला ले ले, एक बहुत से लोग डिस्कशन करके फैसला ले, तो जब बहुत से लोग डिस्कशन करके फैसला लेते तो ऐसे डिसीजन की जो क्वालिटी है वो बेटर होगी। तो चाहे डिसीजन लेने में समय ज्यादा लग गया हो लेकिन उस डिसीजन की क्वालिटी क्या है, बेटर है। तो क्वालिटी क्या करती है, ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अगर आपका डिसीजन लिया गया है डिस्कशन के द्वारा, तो उस केस में जो मिस्टेक है, गलती के चांसेस है, वो भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और जिसकी वजह से आपके डिसीजन की क्वालिटी इंक्रीज होती है, अच्छे फैसले लिए जाते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर कॉस्ट ऑफ टाइम, समय जो लगता है एक फैसला लेने में, बहुत लंबा समय लग जाता है, ये जो कीमत समय की हमें चुकानी पड़ती है वो वर्थ है।
ठीक है, इसे पे कर दो, बिकॉज आपका डिसीजन डेमोक्रेसी के अंदर क्वालिटी लिया जा रहा है इसी वजह से, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग लिया है हमने डिसीजन को लेने में डिस्कस करके। ओके, फिफ्थ पॉइंट की डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, वो है इट प्रोवाइड्स इक्वल चांस टू ऑल। ये सबको इक्वल चांस प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी के अंदर सारे के सारे जो सिटीजन है, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी के अंदर हो, हर किसी ना किसी टाइम पे कभी मेजॉरिटी अपने फैसले लेती है तो कभी माइनॉरिटी को अपने फैसले लेने का अधिकार मिलता है। तो डेमोक्रेसी सभी के सभी लोगों को इक्वल चांस प्रोवाइड करती है। सिक्स्थ जो आप बोल सकते हो कि आपकी डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेस है उनको रिस्पेक्ट करती है। जैसे कि सोसाइटी के अंदर परमानेंटली कभी भी हम सारे के सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर कुछ लोग पुअर भी होते हैं, कुछ लोग रिच भी होते हैं, कुछ अलग अलग कास्ट और क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इन सबके बीच में भेदभाव नहीं करती, इनके डिफरेंसेस को कंसीडर करती है, हाँ भाई सब अलग अलग है, लेकिन किसी को भी डिग्निटी को हार्म नहीं करती। हर किसी की डिग्निटी का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, ठीक है। हर किसी की रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है आपकी डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेमोक्रेसी अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इज डेमोक्रेसी एबल टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है, कि क्या डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर लेती है। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो क्या सब शांति से रह लेते हैं अगर डेमोक्रेसी हो तो? नहीं। देखिए हम कैसे बोलेंगे, वन पर्सन वन वोट, एक इंसान को एक वोट का अधिकार मिलने से आप ये नहीं इंश्योर कर सकते कि ये जो दो लोग हैं इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा, इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, सोसाइटी में होगा ही होगा, ठीक है। वन वोट वन वैल्यू डज नॉट मीन्स देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। इसका ये मतलब नहीं है सबको डेमोक्रेसी में कि कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं हो, क्योंकि कोई भी सोसाइटी परमानेंटली लड़ाई झगड़े से फ्री नहीं होती है। चाहे आप देख लो श्रीलंका और बेल्जियम के केस के अंदर, दोनों क्या थी, डेमोक्रेसी थी। श्रीलंका भी और बेल्जियम दोनों ही डेमोक्रेसी थी, लेकिन बेल्जियम के अंदर तो शांति से पावर शेयर हो जाती है, जबकि श्रीलंका के अंदर हमने क्या देखने को मिलता है, सिविल वॉर। तो अगर ऐसा होता कि डेमोक्रेसी होने से ही सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती तो श्रीलंका के अंदर भी सिविल वॉर नहीं होनी चाहिए थी, है ना। तो सिर्फ डेमोक्रेसी होने से सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं हो जाती है, जबकि जो डेमोक्रेसी है वो क्या करता है, एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है कि आप सबको इक्वल राइट्स मिले, आप पीसफुली अपने जो भी डिमांड्स हैं उनको आगे रखें और उन्हें रिजॉल्व करें, ठीक है। Democracy must fulfill some basic conditions to accommodate social diversity. These are as follow. Democracy के अंदर अगर आपको सारी social diversity को accommodate करना है, accommodate मतलब अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, कोई किसी जाति का है, कोई किसी धर्म का है, अगर उन सबको इकट्ठा रखना चाहते हो डेमोक्रेसी के अंदर, तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं? एक कंट्री को ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही रूल नहीं करते जो मेजॉरिटी में है, मतलब जिन लोगों का नंबर ज्यादा है सिर्फ वही रूल नहीं करते, बिकॉज मेजॉरिटी को भी किसकी जरूरत होती है, मेजॉरिटी के साथ माइनॉरिटी अगर कॉपरेट करने को मना कर देगी तो मेजॉरिटी भी अच्छे से काम नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारी कंट्री के अंदर हिंदू मेजॉरिटी में है जबकि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, तो अगर मुस्लिम्स कॉपरेट करना बंद कर दे तो हिंदू भी माइनॉरिटी में सही से काम नहीं कर पाएगी। तो मेजॉरिटी अकेली रूल नहीं कर सकती, उसे किसके कॉपरेशन की जरूरत होती है, उसे माइनॉरिटी के कॉपरेशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे यही दिखाया हुआ है, मेजॉरिटी एक साइड माइनॉरिटी इज सेइंग आपको भी हमारी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, सेकेंड और क्या चीज होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपको शांति बना के रखनी है तो द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट। दूसरा आपको ये समझना होगा कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का ओपिनियन परमानेंट नहीं है, यानी आज हिंदू किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम किसी और बात को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो सपोर्ट है वो परमानेंट नहीं है। हो सकता है कल को मुस्लिम भी इस बात को सपोर्ट करना शुरू कर दे और हिंदू हो सकता है मुस्लिम की किसी बात को सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो आज छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े करना
इज नॉट द राइट थिंग। हम कभी भी मेजोरिटी भी माइनॉरिटी को सपोर्ट कर सकती है और माइनॉरिटी के भी डिसीजन मेजोरिटी की तरफ चेंज हो सकते हैं। वक्त के साथ सब बदल जाता है, सबके डिसीजन ओपिनियन सब बदल जाते हैं। तो ये एक चीज है जो हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए सोसाइटी में जब बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो। तीसरी चीज, सोसाइटी के अंदर अगर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है तो उस केस में मेजॉरिटी को अपने धर्म को, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को माइनॉरिटी के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, रूल बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी, जब मेजॉरिटी कम्युनिटी शासन करे, रूल करे, अपनी सरकार बनाए, तो वो किसके टर्म में रूल ना करे, अपने धर्म के अकॉर्डिंग रूल ना करे, वो अपनी लैंग्वेज को ऊपर रख के रूल ना करे। जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा था, सिन्हला ने, जब सिन्हलाज ने अपनी सरकार बनाई तो वो अपने धर्म को लोगों के ऊपर इम्पोज कर देते हैं, तमिल्स के ऊपर, सिमिलरली अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करते। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है, डेमोक्रेसी रिमेन डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस टू बीइंग इन द मेजॉरिटी एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम। डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रहेगी जब तक हर किसी इंसान को आपका मेजॉरिटी में आने का वक्त मिलता रहेगा। ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर तभी शांति एस्टैब्लिश हो सकती है, कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं होती जहां पे जीरो कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो ही ना, लेकिन शांति तभी वहां पर हो सकती है जब हम क्या करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दे। व्हेन वन कम्युनिटी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अदर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करे। तो इस पूरे सिनेरियो में हमने क्या समझा उसे समराइज कर लेते हैं। डेमोक्रेसी अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी, क्या सोशल डाइवर्सिटी, जो कंट्री में अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, क्या डेमोक्रेसी उन सबको इकट्ठा ला सकती है, क्या उन सबके बीच में शांति एस्टेब्लिश कर सकती है, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो पहला हमने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिकॉज कोई ऐसी सोसाइटी नहीं होती जहां पे लड़ाई झगड़ा ना हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो चाहे नॉन डेमोक्रेसी हो। जैसा कि हमने देखा भी था, दो डेमोक्रेसी है, एक बेल्जियम है, एक श्रीलंका है, बट बेल्जियम के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है जबकि श्रीलंका के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस कुछ कारणों की वजह से, अगर एक डेमोक्रेसी कुछ चीजों का ध्यान रखे तो श्रीलंका जैसे लड़ाई झगड़ों को अवॉइड कर सकती है। पहला क्या ध्यान रखेगी कि मेजॉरिटी को काम करने के लिए हमेशा माइनॉरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, दूसरा क्या ध्यान रखेगी कि जो मेजॉरिटी के विचार है और माइनॉरिटी के विचार है वो परमानेंट फिक्स नहीं है, वक्त के साथ बदल सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या ध्यान रखेगी, जो मेजॉरिटी है वो अपने धर्म के नाम पे दूसरों के ऊपर शासन ना करे, अपनी भाषा के नाम पे शासन ना करे, मतलब लैंग्वेज और रिलीजन के नाम पे रूल ना करे। फोर्थ हम जो ध्यान में रखेंगे वो ये रखेंगे कि मेजॉरिटी को, जो माइनॉरिटी है वो भी किसी टाइम पे मेजॉरिटी का बने, ऐसा उसको चांस मिलना चाहिए। फिफ्थ जो हम ध्यान रखेंगे वो ये रखेंगे कि अगर आपको सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट कम से कम करने हैं तो ऐसे केस में आपको एक दूसरे की कम्युनिटी की क्या करनी होगी, रिस्पेक्ट करनी होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है, डेमोक्रेसी के आउटकम, जो पैरामीटर जिस पे हम डेमोक्रेसी को जज करते हैं, हाउ डेमोक्रेसी प्रमोट्स द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। डेमोक्रेसी कैसे डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन को प्रमोट करती है। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट, फ्रीडम होता है आजादी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिस्पेक्ट किसको चाहिए। देखो, हमारी सोसाइटी में बहुत से डिविजन्स हैं, जैसे कि मेल और फीमेल का डिवीजन, जहां पर हम देखते हैं कि फीमेल्स को बहुत सारे स्फीयर्स के अंदर रिस्पेक्ट नहीं मिलती। सिमिलरली कास्ट के बीच में डिवीजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को हम देखते हैं कई जगह रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो क्या डेमोक्रेसी ये जो डिसरिस्पेक्ट थी इसको रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर पाई है? बिल्कुल कर पाई है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जब कि लोगों को रिस्पेक्ट देने की बात आती हो और लोगों को आजादी देने की बात आती हो, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर हर एक सिटीजन को क्या होता है, राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार होता है। अगर उसे वोट करने का अधिकार है, इसका मतलब उसे किसका अधिकार है, अपने नेता को चुनने का अधिकार है। और जब वो अपने नेता को चुनेगा तो उसके थ्रू वो अपना ओपिनियन, अपनी आवाज उठा सकता है यहाँ से, ठीक है, अपनी बात को आगे रख सकता है और वो अपनी डिग्निटी और फ्रीडम के लिए लड़ाई कर सकता है। तो हर एक सिटीजन को डेमोक्रेसी में जब वोट करने का अधिकार होता है, अपना नेता चुनने का अधिकार होता है, तो वो वोट करके अपना हक मांग सकता है, अपनी रिस्पेक्ट अपने नेता से मांग सकता है। ठीक है, दूसरा है डेमोक्रेसी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है, डेमोक्रेसी प्रिंसिपल फॉलो करती है पावर शेयर करने का। पावर यहाँ पे एक हाथ में नहीं रहती। तो जब पावर को अलग अलग ग्रुप्स के बीच में बांटा जाएगा
तो भी सभी को रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलेगी, जैसा कि हमने किसके केस में देखा था, बेल्जियम के केस में देखा था कि वहां पर सबको हक मिला। अब इंडिया के केस के कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे इंडिया के केस में वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रिजर्वेशन ऑफ सीट दे रखी है। किसको रिजर्वेशन दे रखी है हमने, एससीज और एसटीज को हमने रिजर्वेशन दे रखी है कि आपके लिए कुछ सीट्स हैं वो क्या रहेंगी, रिजर्व रहेंगी पार्लियामेंट के अंदर। इस तरीके से हमने उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया। सिमिलरली पहले वुमेन्स को उनके अधिकार नहीं मिलते थे, तो वुमेन्स को भी राइट दिए गए हैं, ठीक है। वुमेन्स को डेमोक्रेसी के अंदर बहुत से राइट्स नहीं थे, जैसे उन्हें वोटिंग का अधिकार भी नहीं होता था। तो आज वुमेन के पास लीगल बहुत से राइट्स है, जिसकी वजह से उसकी डिग्निटी और फ्रीडम क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है। थर्ड थिंग जो हम देख सकते हैं, थर्ड एग्जांपल जो हम देख सकते हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे भारत के अंदर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कास्ट के बेसिस पे, और कौन सी चीज को प्रैक्टिस किया जाता था, अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को प्रैक्टिस किया जाता था। अब ये इस चीज पर भी क्या लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया। तो इससे भी हम बोल सकते हैं जी हाँ बिल्कुल, डेमोक्रेसी जो है वो डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए क्या डेमोक्रेसी लोगों की रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करती है और लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करती है, तो बिल्कुल, अगर रिस्पेक्ट और अगर आपको फ्रीडम ही चाहिए तो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पहला क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो लोगों को वोट करने का अधिकार है, अगर वोट करेंगे तो अपना हक मांग सकते हैं, अपनी डिग्निटी की बात आगे रख सकते हैं। दूसरा हम जो पॉइंट करेंगे वो ये है कि जैसे कि डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है कि डेमोक्रेसी के अंदर पावर को शेयर करना जरूरी होता है, और बेल्जियम में भी हमने देखा पावर शेयर हुई और लोगों को उनकी रिस्पेक्ट, डिग्निटी, फ्रीडम मिली। थर्ड है हम एग्जाम्पल्स बताएंगे, 3 एग्जाम्पल्स बताएंगे। पहला एग्जाम्पल हम बताएंगे कौन सा, कि हमारे यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दी जाती है, जिससे उनकी डिग्निटी प्रोटेक्ट की जाती है। फिर हम बताएंगे कि जो वुमेन्स है उनके लिए भी हमने बहुत से राइट्स वुमेन्स को प्रोवाइड किए गए हैं, वुमेन्स अपनी वॉइस रेज कर सकती हैं, उन्हें वोटिंग राइट्स और लीगल राइट्स मिले हैं, जिसकी वजह से वुमेन की डिग्निटी को भी प्रोटेक्ट किया गया है। और नेक्स्ट हम बताएंगे कि जो अनटचेबिलिटी है उसको भी भारत से रिमूव कर दिया गया है, और जिससे अगेन हम क्या इंश्योर कर पा रहे हैं, डिग्निटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, सवाल आता है, कई बार आपसे ये बोला जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात आए, यानी कि कंट्री में पैसा 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 छापने की बात आए, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी नहीं होती, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी होती है। अब ये पूरे के पूरे इस डायग्राम से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिखा गया है, ओके, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4, आपको 4 ऐसे नोटों की गड्डियां दिखाई दे रही है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में 2 ही है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि भाई नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के में क्या है, पैसा ज्यादा है, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पैसा क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पे 4 नोट की गड्डी है, यहाँ पे 2 है, मान लिया कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डेमोक्रेटिक में बिल्कुल ही नहीं है, होता है पर थोड़ा कम पैसा होता है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा होता है। ऐसा क्यों, कई बच्चों के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा। देखिए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यहाँ पे कौन बैठा है, राजा जी बैठा है, किंग बैठा है, एंड इसका क्या कहना है, आई डोंट केयर अबाउट ऑल, मेरे को किसी की फर्क नहीं पड़ती, क्विक डिसीजन लो, जल्दी से फैसले लो, बस कुछ ऐसे फैसले लो कि कंट्री में बहुत सारा पैसा 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 आ जाए, है ना, मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं, है ना। सबके बीच बराबर नहीं बटेगा, कुछ रिच लोगों के पास ही ज्यादा रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक रिच इंसान है, यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखो पहले, ये यहाँ पे रिच है, यहाँ पे क्या है, आपके 2 पुअर पीपल दिखा रखे, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे रिच है, यहाँ पे 2 पुअर है, पुअर के पास तो यहाँ पे 10 रुपीज है, यहाँ पे 500 के नोट है, तो रिच और पुअर के बीच में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो गया, ये 10 और ये 500, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का, ये क्या है, अनइक्वल है, बराबर नहीं पैसा बांटा है। अमीर और गरीब के बीच में अंतर तो होता है, बट इतना ज्यादा अंतर थोड़ी ना होता है। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहां पे कंट्री के पास तो ओवरऑल बहुत ज्यादा पैसा छप रहा होता है, क्योंकि राजा ने कुछ ऐसा ही डिसीजन लिया होता है कि जल्दी से फैसला लो, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा दो, जो अमीर है उसके पास पैसा 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 हो जाए, तो कंट्री के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा। लेकिन वहां पे गरीब के पास पैसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि गरीब को क्या दिए जाते हैं, लो वेजेस, गरीब इंसान को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं डेमोक्रेटिक कंट्री की, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे 2 ही 500 के नोट की गड्डी छाप ले, बट कम पैसा होगा, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट सबको हक मिलेगा, सबको हक मिलेगा। जो ये यहाँ पे जैसे हमने
इंडिया के अंदर भी दिखा रखे पुअर, यहाँ पे रिच। तो इंडिया में ऐसा हो सकता है कि जो रिच इंसान है उसके पास 500 की गड्डियां ज्यादा हो और गरीब के पास क्या हो, कम हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक की तरह इतने बुरे हालात नहीं है कि 500 का तो नोट ही नहीं देख रहा है पुअर, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल वी आर डिस्कसिंग इट, ठीक है। तो पुअर को जो इंडिया के अंदर है, जो रिच और पुअर है उसमें गैप तो होगा, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक की तरह इतना ज्यादा नहीं होगा, वो थोड़ा गैप होगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें वेल्थ की देखने को मिलती है कहां पर, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सरकार जो मजदूर है उनके साथ भेदभाव नहीं करती है, उन्हें अच्छे वेजेस देने का काम करती है। चलिए, अगर नहीं समझ आया तो एक बार पॉइंट्स के साथ समझ लेते हैं, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। It is mostly seen that non-democratic government are better when come to the economic development. ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों को अच्छी लगती है कि अरे हमारे यहाँ भी नॉन डेमोक्रेटिक सरकार होनी चाहिए थी, क्योंकि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैसा बहुत छाप लेती है। क्यों? रीजन इसका क्या है? बिकॉज डिक्टेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्विक डिसीजन मेकर, जल्दी से फैसला लेते हैं। वो ये नहीं कंसीडर करते कि भाई सबको बराबर पैसा मिलेगा भी या नहीं। उनका बस इतना काम होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंट्री को रिच बनाओ, चाहे उसके चलते वर्कर्स वहां पे एक्सप्लॉइट ही क्यों ना हो जाए, यानी वर्कर्स के साथ बुराई व्यवहार क्यों ना हो, लेकिन बस कंट्री को रिच बना दो जैसे तैसे करके, ठीक है। लेकिन जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वेलफेयर ओरिएंटेड होती है, मतलब वो लोगों का भला करना चाहती है, ठीक है। जिसके अंदर वो ये नहीं चाहे उसके केस में हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से थोड़ा पीछे ही क्यों ना रह जाए, लेकिन इतना भी ज्यादा थोड़े ना पीछे रहे हैं। वो 4 गड्डी छाप रहे थे, हमने 2 छाप ली, इतना तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एटलीस्ट हमारे यहाँ पे हर लोग, हर इंसान को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो मिला है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक में तो जो गरीब है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स। जो इकोनॉमी में डेवलपमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे पॉपुलेशन, साइज, रिसोर्स, है ना। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पे हम ये नहीं बोल सकते भाई कि डेमोक्रेसी है तो कोई आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ही नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी है तो डेवलपमेंट होगी, लेकिन डेवलपमेंट, इकोनॉमी की डेवलपमेंट तो सिर्फ इसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती ना, सरकारें आपके यहाँ पे डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, वो तो बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करती है। कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है, उसका साइज कितना है, कंट्री के पास रिसोर्सेज कितने हैं। तो जो भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक सेटअप प्रोवाइड करती है जिसके तहत आप एज अ सिटीजन सरकार से मांग कर सकते हो कि हमें सच एंड सच राइट्स चाहिए, उसके बेसिस पे आपकी भी डेवलपमेंट हो सकती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेसी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी का, वो अपॉर्चुनिटी का जो एडवांटेज है वो तो सिटीजन्स को खुद ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसी स्टेटमेंट कहना कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्री कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी, कि सिर्फ वही कंट्री डेमोक्रेसी को अफोर्ड कर सकती है जिनके यहाँ पे पहले से इंडस्ट्रीज है, जो अमीर है वो तो डेमोक्रेसी जैसी बड़ी बड़ी चीजों को अपने यहाँ रखे, लेकिन जो गरीब कंट्री है वो डेमोक्रेसी जैसी चीज को नहीं रख सकती, ये कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। ओके, बिकॉज पुअर कंट्रीज के अंदर आप ऐसा थोड़ी ना यार कि अगर आपकी कंट्री पुअर है तो आप कहो कि अरे डेमोक्रेसी छोड़ो, डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, एक राजा ला के रख दो, वहां फिर और चीजें कितनी प्रॉब्लम होंगी। जो गरीब लोग हैं वो तो और ज्यादा गरीब होते जाएंगे, जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही उनको बिल्कुल ही एजुकेशन खत्म होती जाएगी, राइट, ठीक है। तो चाहे डेमोक्रेसी बेटर ना हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है किसके लिए, जब इनइक्वालिटीज को रिमूव करने की बात आती है। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है उसे समझ लेते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे एक तराजू है, यहाँ पे दो है, दो आपके वेइंग जार्स है, ठीक है। एक साइड सिर्फ क्या है, सिंगल एक ही पर्सन खड़ा है, ठीक है, ओनली 1 पर्सन, और इसका जो पलड़ा है वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब इसके पास ज्यादा वेल्थ है। जबकि एक साइड बहुत सारे लोग हैं और इनके पास क्या है, इनका पलड़ा फिर भी ऊपर है, यानी इसके पास क्या है, कम वेल्थ है। कहने का मतलब ये है कि पूरी कंट्री में एक अमीर आदमी, उसके पास कंट्री की सारी वेल्थ है, ठीक है। जो कि इतने सारे गरीब हैं उनके पास उस जितनी भी वेल्थ नहीं है, उससे भी बहुत कम वेल्थ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनइक्वालिटीज, असमानताएं बहुत ज्यादा है आपकी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो क्या डेमोक्रेसी इन इनइक्वालिटीज को रिमूव करने में हेल्पफुल होती है? बिल्कुल होती है। इन डेमोक्रेसी अ गुड गवर्नमेंट मे नॉट कैरी द डेवलपमेंट, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर एक अच्छी सरकार हो सकता है डेवलपमेंट ना भी करे, बट वो क्या रिमूव करने का काम करती है, इनइक्वालिटी और गरीबी को जरूर हटाने का काम करती है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करके चलती है, मतलब अपनी वेल्थ को किसी एक हाथ में नहीं रहने देती, सिर्फ अमीर लोगों के हाथ में नहीं रहने देती। जो भी कंट्री का पैसा होता है उसे गरीब के बीच में भी बांटती है, चाहे वो स्कीम्स के थ्रू बांटे या फिर किसी भी तरीके से बांटे, ऐसा जरूर किया जाता है। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी आर वेलफेयर स्टेट, दे शुड लुक आफ्टर द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द जो सरकारें होती है डेमोक्रेसी की सरकारें, वो वेलफेयर स्टेट होती है। वेलफेयर मतलब जनता का भला करने वाली सरकारें होती हैं, और वो जो सोसाइटी में जितनी भी इनइक्वालिटीज, असमानताएं हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश करती है। दूसरी बात, सेम वही पॉइंट पीछे वाला, डेमोक्रेसी आपको क्या देती है? राइट टू वोट देती है। अगर वोट करने का अधिकार दे रही है तो इसका मतलब आपको अपने हक के लिए आवाज उठाने का भी अधिकार दे रही है। अगर आपको किसी तरीके से भी सोसाइटी में अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, चाहे अमीरी गरीबी के बेस पे या किसी भी तरीके से, तो आप अपनी आवाज उठा सकते हो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है, फोर्थ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन इक्वालिटीज को दूर करने के लिए, असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत बार बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च करती है। जैसा एक वेल नोन स्कीम का आपका पता होगा, मनरेगा स्कीम। ये क्या है? आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत 100 डेज का जो आपका वेज है 100 दिनों का काम दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम चलाई जाती है जो आपकी इनइक्वालिटी को दूर कर सकती है। तो डेमोक्रेसी का क्या रोल है इनइक्वालिटी को दूर करने में? अगर इस पे बात आए तो आप लिखोगे बिल्कुल डेमोक्रेसी एक अच्छी सरकार है अगर आपको सोसाइटी में इनइक्वालिटीज को दूर करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हो? बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर जो सरकार होती है वो वेल्थ को एक जगह नहीं रखती, सबके बीच में बांट देती है। दूसरा, वेलफेयर स्कीम वेलफेयर ओरिएंटेड होती है, यानी लोगों का भला करने के पर्सपेक्टिव से ही काम करती है। तीसरा, डेमोक्रेसी के अंदर आपको वोट करने का अधिकार होता है, यानी अपने हक के लिए आवाज उठाने का भी अधिकार होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी की, तो आप वहां पे आवाज उठा सकते हो। हर गरीब को भी अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। फोर्थ, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी लॉन्च की जाती है, जैसे कि मनरेगा स्कीम। ठीक है, तो क्या आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बता दी, तो क्या हम इंडिया से गरीबी गई डेमोक्रेसी होने पे? सरकार ने सब कुछ हटा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मैनी डेमोक्रेसीज, फिर भी बहुत सारी डेमोक्रेसी, ये जो इनइक्वालिटीज है, ये जो अमीर गरीब के बीच का अंतर है, इसको रिमूव करने में अनसक्सेसफुल है। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर 50% पॉपुलेशन आज भी क्या है? पुअर है, बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, इवन वहां पे जो मैक्सिमम वोट आता है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को, वो गरीब लोगों से आता है, लेकिन फिर भी 50% लोग क्या है? वहां पे गरीब है। इंडिया के अंदर भी 70 साल से भी ज्यादा हो गए हैं हमें आजाद हुए, फिर भी हमारे भारत में भी आज तक 26% पॉपुलेशन क्या है? गरीब है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गरीबी है। ओके, तो ऐसा बहुत से रीजंस होते हैं। तो डेमोक्रेसी फुल्ली सक्सेसफुल नहीं है, कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है हर तरीके की गरीबी हटाने के लिए, लेकिन डेमोक्रेसी इन इनइक्वालिटीज को, इन कमियों को, इन गरीबी को कम जरूर करने का काम करती है। जैसे भारत के अंदर आजाद हुए थे तो बहुत ज्यादा थी, अब सरकार डेमोक्रेटिकली काम कर रही है तो 26% तक आ गई है। हो सकता है आगे जाके ये और भी कम हो जाए। ओके, चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका पूरे चैप्टर का। कंप्लेन्स, expectations, dissatisfactions are the testimony to the success of the democracy. complaints का मतलब होता है शिकायतें, expectations मतलब उम्मीदें, dissatisfaction भी हम नाराज हैं। ये सारी बातें, अगर आप डेमोक्रेसी में कुछ शिकायतें कर रहे हो सरकार को, अरे तुमने ये नहीं किया, अरे तुमने वो नहीं किया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम्हें ये तो करना चाहिए था, ठीक है, डिससेटिस्फाइड हो, नहीं, बहुत बुरा हुआ, है ना। तो ये सारी बातें अगर सिटीजन्स के मन में है, तो ये सारी चीजें खुद ही प्रूव करती हैं कि ये टेस्टिमनी है। टेस्टिमनी मतलब खुद ही एक एविडेंस की तरह काम करती हैं कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज आप उसी से शिकायतें करोगे जिससे आपको उम्मीद होगी, जहां पे आपको ट्रस्ट होगा, राइट। तो इस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है। देखो, डेमोक्रेसी के अंदर हर दिन एक नया टेस्ट है। आज कल तक लोग कह रहे थे सरकार सबको फ्री में इलाज क्यों नहीं कराती है, चलो आज सरकार ने सबको फ्री में इलाज कर दिया, तो कल लोग कहेंगे अरे सरकार अच्छी नहीं है, सरकार है ना सबको फ्री में एजुकेशन नहीं देती है, फ्री में एजुकेशन दे देगी तो कल कुछ और उठा लाएंगे। तो डेमोक्रेसी के अंदर हर रोज डेमोक्रेसी में क्या होता है? गवर्नमेंट को एक टेस्ट पास करना होता है। जब वो एक टेस्ट पास कर लेती है तो उसके सामने दूसरा टेस्ट आके खड़ा हो जाता है, अनदर टेस्ट प्रोड्यूसेस। ठीक है, लेकिन यही जो बात है ये शो करती है कि अगर लोग एक के बाद एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो यही शो कर रही है कि डेमोक्रेसी हर एक स्टेप पर क्या होती जा रही है? बेटर होती जा रही है। मतलब लोगों को इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल ही रहा है ना, तभी वो क्या कर रहे हैं? और ज्यादा की उम्मीद रख रहे हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस फॉर मोर
इज देयर कंप्लेंट्स और द डिससेटिस्फेक्शन। मतलब आप जब भी एक्सपेक्ट करते हो, जब आप किसी से कंप्लेंट्स, आप जो किसी चीज पे ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर पीपल ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो डेमोक्रेसी जिस तरीके से काम कर रही है उस चीज में ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि जो लोग हैं वो क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब है कि वो लोग ऐसे ही अपनी पावर को, ऐसे ही सरकार को कुछ भी नहीं करने देते, ध्यान रखते हैं कि सरकार क्या कर रही है, और जो पावर होल्डर्स है उनको क्वेश्चन भी रेज करते हैं, यानी जो भी सरकार में है उनसे सवाल भी बार बार पूछना, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो ओनली ड्यू टू डेमोक्रेसी इंडिविजुअल टुडे नो मोर सब्जेक्ट बट आर द सिटीजन। सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की वजह से ही आज हम इंडिविजुअल्स, जो हम लोग हैं, वो अब बहुत वो सब्जेक्ट्स बन के नहीं रह गए हैं, बल्कि हम क्या बन गए हैं, सिटीजन। सब्जेक्ट मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई भी कुछ भी लागू कर देगा। सिटीजन का मतलब है कि आपकी खुद की भी कुछ राय और विचार है, आपके खुद के भी कुछ हक है। तो सिर्फ डेमोक्रेसी होने की वजह से ही आज हम लोग जो इंडिविजुअल्स हैं वो और अब सब्जेक्ट्स की तरह एक्ट नहीं करते, हम अब सिटीजन बन गए हैं। तो बिलीव इन डेमोक्रेसी जो है वही ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, एक सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आउटकम ऑफ द चैप्टर, आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी चैप्टर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में ऐसा हो सकता है आपको सारी बातें एक जैसी सी ही लगे, लेकिन एक बार और आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप वीडियो को रिपीट करना नहीं चाहते तो एक बार नोट्स को जरूर रेफर कर ले। जब खुद से इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको कहानी बनाकर ये याद करना आसान होगा। आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमें अलग अलग एरियाज में क्या पॉइंट लिखने। अक्सर बच्चे इस चैप्टर में, जो भी मैंने टेस्ट नोटबुक्स चेक करी हैं, आई केम टू नो दैट कि एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, बेसिक पॉइंट्स डेमोक्रेसी के बारे में लिख देते हैं, राइट टू वोट मिलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, ये नहीं लिखना है। और ये फेवरेट्स कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ वैसे आपका कंप्लीट चैप्टर कवर हो चुका है, तो ये जिस फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं आप उसी फॉर्मेट में याद करें, बिकॉज वही आपकी टेक्स्ट बुक आपको याद करने को बोलती है, ठीक है। तो आपको आपका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड लिख के आना है, ऐसे ही वेग कुछ भी नहीं लिख के आना। ओके, टिल द टाइम स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, बाय बाय।